चैप्टर का नाम तो बता दो बाद में, पहले मैं अपनी खुद की बेइज्जती खराब कराना चाहूंगा, और नहीं, ईमानदारी से बताऊंगा, झूठ भी नहीं बोलूंगा। हाँ, ये नहीं याद है कि सेवन्थ में था, एट्थ में था या नाइन्थ में था, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर, बट था ऐसा मेरी लाइफ में। मैथ्स का यूटी, मैथ्स का यूटी हुआ, मेरे नंबर आए 4 आउट ऑफ। एज्यूम कर लो, मुझे याद नहीं कितने मार्क्स का, मेरे को इतना पता है परसेंटेज वाइज मेरे पापा ने मुझे क्या सुनाया था, तो आई रिमेम्बर दैट, तो 4 आउट ऑफ 100 आई गॉट। Okay, then UT2 happened. I got 8. सेम स्टोरी है, ये स्टोरी चेंज नहीं होती क्योंकि ये रियल स्टोरी है, इसमें कोई फेक भी नहीं है। मैं बोलूं कि आपको खुश करने के लिए बोल देता हूँ, बट दैट वाज अ फैक्ट। 10th में मैंने पहले भी बोला, मैं नीचे से फर्स्ट आया था पूरे स्कूल में, आया था तो आया था। 12th में ऊपर से सेकंड आया था पूरे स्कूल में। तो दिस वाज द केस एंड माय फादर वाज लाइक, वो कभी मारते नहीं थे। दैट वाज द बेस्ट कह लो या वर्स्ट कह लो, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो बेस्ट ही रहा ना, उन्होंने मारा, बट हम खुद ही सुधर गए। तो कहते बेटा क्या कर रहे लाइफ में, मैंने कहा पापा क्या क्या कर रहा है, ये अब थोड़ा सा मैं एड ऑन करके बता रहा हूँ, उसमें बेइज्जती फील हुई थी। मैंने कहा क्या क्या कर रहा है, कह रहे थे 4 नंबर आए थे अबाउट। मैं कहा पापा इंप्रूवमेंट दिखाइए। कह रहे क्या बात कर रहा है, ये इंप्रूवमेंट होती है, साला फेल हो गया अभी भी। मैं कहा पापा एक बात बताओ, पहले कितने नंबर आए थे, कहते 4। मैं कहा अब कितने आए, 8। मैं कहा बताओ कितने नंबर एक्स्ट्रा लिए, 4 एक्स्ट्रा लिए ना, विच इज दिस इज न्यू एंड दिस इज लेट्स से ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, हाउ मेनी मार्क्स आई गॉट एक्स्ट्रा, 4 ओवर 100% की इंप्रूवमेंट है पापा, और क्या चाहिए। मगर पापा 4 ओवर 4 इंप्रूवमेंट है, 4 से 8 पे आया हूँ मैथमेटिकली, 4 से 8 पे आया हूँ, तो साला 100% इंप्रूवमेंट है, ऐसे कैसे करूंगा पापा, मेहनत करूंगा। तो ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच इज कि अगर आपको किसी भी चीज का क्या निकालना है, क्योंकि जो आज चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है, एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सब साथ साथ प्रैक्टिस मैथ्स है, उसमें मेरा इससे बड़ा कोई रोल ही नहीं है कि मेरे को किसी भी चीज में अगर परसेंटेज चेंज निकालना है, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, न्यू माइनस ओल्ड विच वाज 4 अपॉन ओल्ड इनटू। तो टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज वी नीड अ फॉर्मूला जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी यूज करोगे, नेशनल इनकम इनडायरेक्टली, जब आप वो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के केस में जाते हो, या जीडीपी इन्फ्लेटर और डिफ्लेटर निकालते हो। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, तो आप सिर्फ अपने पास ये लिख के रख लो, फॉर परसेंटेज चेंज द फॉर्मूला इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। मैं फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास तक पीडीएफ की फॉर्म में शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपके पास अपने पास घर पे बुक्स होंगी तो हम देख लेंगे। So new minus old upon old into 100. We are starting a chapter called comparative statement. क्योंकि अगर पेपर सब्जेक्टिव है बच्चों, there are 4 formats. One of them always comes for it is decided and it is fixed. वो पैटर्न कभी चेंज ही नहीं हुआ। कंपैरेटिव के 2 फॉर्मेट्स हैं, कॉमन साइज के 2 फॉर्मेट्स हैं, तो आज हम 2 फॉर्मेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले उठाएं। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, अच्छा आज एक छोटा सा होमवर्क करके आएंगे बच्चे मेरे लिए घर से, थ्योरी पार्ट का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आप मेरे साथ करोगे, आप घर पे सिर्फ इतना पढ़ के आओगे, उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं, उसके और क्या क्या नाम है, डिफरेंट नेम्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। इतना छोटा सा होमवर्क आप करके आओ। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2 तरह की होगी, एक तो होगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और दूसरा होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ P&L कह देते हो, बट वी कॉल इट एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्रिश, आपका नाम अभी मुझे याद नहीं हुआ, सोनाक्षी, अब नहीं भूलूंगा, सोनाक्षी। तो न्यू कमर्स के लिए जो भी नए बच्चे हैं, बेसिकली फंडामेंटल्स कह रहा हूँ, 3rd बुक का 1st चैप्टर टर्म 1 के लिए पढ़ा था, अगर किसी ने पढ़ा था, वहां पूरा फॉर्मेट था बच्चों, और मैंने तब भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ, फॉर्मेट आपको याद करना है, मुझे नहीं करना। इसीलिए मैंने आज वो क्वेश्चन क्यों डिस्कस किया, कंपैरेटिव वो जो आईएससी का पेपर है, वो फॉर्मेट लायबिलिटी साइड बता तो दी,
लायबिलिटी साइड पे अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट के, हमारा मेजर हेडिंग सबसे पहले क्या आता है बता? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक कंपोनेंट क्या आता है? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या आता है? मनी मनी रिसीव्ड। मुझे याद ही नहीं रहता, सच्ची बात है, मुझे पूरा नाम याद नहीं है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा एक कंपोनेंट और आता है, वो क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। यहाँ पे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक वर्ड आता है जो कभी भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज नहीं होता, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग। करेक्ट। मोटा मोटा अगर बात करें, इसको मैंने कैसे याद किया था? श्रीमान श्रीमती होता है जैसे मिस्टर एंड मिसेस, मिसेस उल्टा देख ली, MRS, तो S stands for शेयर कैपिटल, R stands for, M stands for मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरंट। एंड ये वाला मेरे को चाहिए नहीं होता, इसलिए मेरे को याद भी नहीं रहता। फिर आपका मेजर हेड इस तरफ क्या आता है पुत्र? नॉन करेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड के कंपोनेंट फटाफट से रिकॉल करा। नॉन करेंट लायबिलिटी, तो जब वो लड़कियां बचपन में किसके साथ खेलती थी? बारबी डॉल का एक L आगे आ गया, मैंने उसको कर दिया L डॉल। यानी फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नंबर 2 क्या था? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नेट, एब्सोल्युटली राइट पुत्र। नंबर 3 अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ आ रही बच्चों, मैं वापस बोल रहा हूँ, NCL स्टैंड्स फॉर नॉन करेंट लायबिलिटी। एंड चौथा कंपोनेंट था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। में क्या क्या आता है वो आपको याद रखना फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले भी जरूरी था, आज भी जरूरी है। वन इज ग्रेचुटी, सेकंड इज प्रोविडेंट फंड, एंड थर्ड इज लीव एंड कैश। ये 3 वर्ड्स याद रखना जरूरी है, अदर देन अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सो प्रोविडेंट फंड, लीव एंड कैशमेंट एंड ग्रेचुटी आर पार्ट ऑफ ओके। सो ये मेरी होगी नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर हमारे पास क्या था? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मुझे सिखाया था, ये जो एक्चुअल में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के जो शॉर्ट फॉर्म्स है, मुझे सुशांत लोक स्कूल के एक बच्चे ने सिखाया था। मैंने तो ऐसे नहीं पढ़ाता था, मैं बोलता था बेटा रट लो, तो उसने मुझे सिखाया। जय और वीरू पता है कौन थे? शोले पिक्चर में वो हमेशा हर बात पे क्या करते थे? टॉस। तो उस टॉस का एस आगे ले आया, जैसे डॉल का एल आगे आ गया, टॉस का एस आ गया, एस टॉस। S stands for, and bank overdraft is a part of short-term borrowings. Bank overdraft is a part of short-term borrowings. T stands for trade payables. I'm just trying to tell you the format. अदरवाइज प्रैक्टिस जब भी जितने क्वेश्चंस करो, आप फॉर्मेट को देखते रहो, लिखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। इट जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि टर्म्स जो नए बच्चे भी है उनको भी पता लग जाए, दिस इज हाउ आई हैव रिमेंबर्ड। O stands for other current liability and S stands for, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपकी बुक में 2 नाम लिखे हुए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं दूसरे नाम से एग्री नहीं करता, बट ठीक है स्कूल कहता है तो मैं लिख देता हूँ। एक वर्ड से तो सब बच्चे एग्री करते हैं, विच इज प्रोविजन फॉर, और दूसरा कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई डोंट एग्री, बट यस, अगर सबकी टीचर ये बोले, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, विच इसको मैं ऐसे ऐसे हाथ बना के दिखा दूं, टूटा हुआ हाथ, कि दिस इज व्हाट यू नीड टू चेक विद द स्कूल टीचर रिस्पेक्टिवली, कि मैम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शुड वी टेक इट अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शुड वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल? 11th स्टैंडर्ड याद करो, डेटर में से प्रोविजन माइनस करते थे ना, कभी लायबिलिटी साइड पे लिखते थे, तो अब क्यों? रियल लाइफ में तो जब आप कंपनीज की बैलेंस शीट चेक करोगे, ट्रेड रिसीवेबल में से ही माइनस किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बट ठीक है, अगर हमारे को स्कूल में बोले नहीं नहीं बेटा उसको आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ही दिखाना है, दिखा दे, तो ये चीज एक बार वापस स्कूल में चेक जरूर कर लेना। तो मोटा मोटा लायबिलिटी साइड की अगर बात करूं, दीज वर माय शॉर्ट टर्म्स टू रिमेंबर द हेडिंग। उसके अंदर क्या है वो धीरे धीरे याद होता रहेगा, होता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने बात की, एक वर्ड क्या दिया बच्चों? ट्रेड
ट्रेड पेबल के दो कंपोनेंट्स हैं, रेशियो के अंदर पड़े भी थे, कौन कौन से? क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। अब कुछ स्कूल टीचर, बच्चों प्लीज, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं आज वापस, हमेशा करता हूं मैं ये बात, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बच्चों, वापस स्कूल में एक बार चेक कर लेना, सम स्कूल टीचर सेज, आई डोंट नो व्हाई, बिल्स पेबल इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। लास्ट ईयर दो स्कूल टीचर्स ने बोला था, आई डोंट वांट टू नेम द स्कूल, तो प्लीज क्रॉस चेक इट, उसके अलावा मैंने कभी नहीं सुना था। हाँ, सीए लेवल पे बात अलग है, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना, डबल क्या ट्रिपल ट्रिपल फोर फोर फेसेस है, मतलब बीकॉम में है तो ऐसे होगा, आईएससी में है तो ऐसे, मतलब सेम कॉन्सेप्ट हर लेवल पे डिफरेंटली पढ़ाया जाता है, आई हैव नो आइडिया व्हाई, एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो प्लीज स्कूल में ये भी एक बार हम चेक कर लेंगे। अदरवाइज रेशियो में क्या किया था, इसको ट्रेड पेबल में ही लिया था ना, तो अभी भी किस में लो, वो भी तो कंपनी अकाउंट का पार्ट है रेशियो एनालिसिस, तो इट हैज टू बी द सम टोटल। तो एक बार हिमाक्षी, मन्नत, निकुंज, सभी जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं बच्चों, अपने अपने स्कूल में एक बार जब ये स्कूल में चैप्टर होगा, नवे विल चेक कि मैम बिल्स पेबल को हम क्या करें, ट्रेड पेबल में ले या अदर करंट लायबिलिटी में ले। एक तो ये क्वेश्चन, और दूसरा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शुड वी शो इट एज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, पेपर में क्या होता है बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आएगा, हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा होता है, ट्रेड पेपर। पेपर में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो कंपैरेटिव का या कॉमन साइज का, वहां आएगा क्रेडिटर बिल्स पेपर, तो आपको उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, जैसे शेयर कैपिटल का क्या बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट। जब आप शेयर कैपिटल कर रहे थे शेयर्स के चैप्टर में, उसका क्या बनाते थे, नोट्स टू अकाउंट। तो जिस भी कंपोनेंट का बैलेंस शीट में डायरेक्ट नेम, उसके सब कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम आ गए एसेट साइड पे, जिसकी शॉर्ट फॉर्म्स में कभी कभी भूल जाता हूँ, कभी कभी याद रहती है। सबसे पहले मेजर हेडिंग क्या आती है बता, नॉन करंट एसेट के अंदर सबसे पहले क्या आता था, अभी पेपर दिया, किसी को थोड़ा थोड़ा याद होगा, मेरे को नहीं होगा याद, मैं भूल जाता हूँ, फिक्स एसेट। फिर इसके अंदर क्या आता था, tangible, then intangible, then capital work in progress, then intangible assets under, जिसको मैं अपनी टपोरी इंग्लिश में क्या बोल देता, और टिक्की खाए, टिक्की की स्पेलिंग ये होती है, मेरी तो यही है। सो tangible, intangible, capital work in progress and intangible assets under, नाउ टेंजिबल के अंदर लैंड भी आता है, बिल्डिंग भी आता है, प्लांट भी आता है, मशीनरी भी आता है। अगर वो वर्ड लिख के देता है टेंजिबल एसेट, तब तो आप क्वेश्चन करते वक्त, जो मैं भी आपके साथ करूंगा, आप डायरेक्टली लिख दोगे। बट अगर लैंड भी दिया है, बिल्डिंग भी दिया, तो उसका फेयर फॉर्मेट का क्या बनेगा, नोट्स टू अकाउंट। तो जिस आइटम के सब कंपोनेंट्स दे रखे हैं, लाइक लैंड, प्लांट, दे बोथ आर पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, तो आप पहले नोट्स टू अकाउंट में जाओगे, लैंड प्लांट लिखोगे, उसका टोटल करोगे, एंड दैट टोटल विल बी डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन योर फेयर फॉर्मेट, that total will be directly recorded in your fair format. So far so good. Similarly आपकी एसेट साइड ऐसे आगे चलती जाती है। और क्या आता है, किसी को याद है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद बीच में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस वगैरह भी आता है, ठीक है, वो ज्यादातर पूछा नहीं जाता इसलिए। फिर सीधा क्या आ जाता है, ये मैंने शॉर्ट में बोल दिया था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि मैं हमेशा अपने क्लाइंट का केस लेके किसके पास जाता हूँ, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, विच इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। व्हेन यू फाइल अ केस कि उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट चल रही है, तो वी हैव टू फाइट। एंड सीएसओ इज, हमारे इंडिया का डेटा कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बट हेयर बाय फर्स्ट सी वी मीन बड़ी मुश्किल से तो एक चीज ठीक बोली है मेरे भाई ने, करंट इन्वेस्टमेंट। आई स्टैंड फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में लूज टूल्स भी आ जाता है और स्पेयर पार्ट्स भी आ जाता है, जबकि रेशियो जब करते थे वो करंट एसेट का पार्ट, बट अब जब कैश फ्लो पढ़ाऊंगा तो बात अलग है, कंपैरेटिव है तो वो यहीं आएगा, वो रेशियो को भूल जाओ, तुझे भुला दिया।
अब रेशियो को भूल जाओ, तुझे भुला दिया मैं, उसका वहां क्या होता था मतलब नहीं, जो फॉर्मेट का पार्ट है हम फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। टी स्टैंड्स फॉर, और ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आ जाता है, डेटर प्लस, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग डेटर प्लस बिल रिसीवेबल में से मैं अगर पेपर कर रहा हूं तो मैं उसमें से प्रोविजन को क्या करूंगा, जबकि बुक्स कहती हैं आप उसको कहां दिखाओ, करंट लायबिलिटी में अंडर द हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी में अंडर द हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, नाउ सी स्टैंड्स फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S stands for short term loans and advances, and O stands for other current assets. मोटा मोटा बैलेंस शीट फॉर्मेट करना वही है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100, जो फॉर्मेट आप घर पे याद करने की कोशिश करेंगे। सो किसी को कुछ लिखना है, मैं 2 मिनट वेट कर सकता हूँ शॉर्ट एब्रीविएशन अपनी नॉलेज के लिए, जिन्होंने पहले लिखी हुई है अच्छी बात, बट स्टिल आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें भी एक कई बार ना बड़ी वो रहती है यार टेंशन सी, अपने अपने स्कूल में पूछना यार, ये फॉर्मेट वाइज ना बड़ा वो रहता है, ओल्ड पहले लिखें कि न्यू पहले लिखें। एक बार बच्चा सॉल्व इलस्ट्रेशन में देखियो पहले क्या लिखा हुआ है, एज पर मी न्यू पहले आना चाहिए, ओल्ड बाद में आना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में तो यही चलता है। सीरियसली स्पीकिंग रियल लाइफ में तो यही चलता है, क्योंकि सीबीएसई और आईएससी में से एक उल्टा चलता है, तो आई जस्ट रिमेम्बर रिमेन कंफ्यूज। आपका शायद न्यू पहले होगा और ओल्ड बाद में होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक कर बेटा एक बार, पहले ओल्ड है फिर न्यू है। चलो बेड़ा ही कर, तो ठीक है, आई कांट हेल्प इट। बट अगर आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद किया था तो उसमें क्या था, न्यू पहले और ओल्ड बाद में, फॉर्मेट वाइज। क्यों, क्योंकि करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करोगे ना बच्चों, सो इट इज जनरली लाइक दिस। तो आपने सॉल्व इलस्ट्रेशन में देख लिया, मैं वही फॉलो करूंगा, ओल्ड एंड न्यू। तो अगर स्कूल में कुछ और बोले तो यू जस्ट हैव टू, जो मैं अभी एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ आपके साथ, आपको बस इन कॉलम्स को क्या करना होगा, स्विच, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। बिल्कुल कटेंगे बच्चों, अगर मेरे फॉर्मेट में न्यू माइनस ओल्ड है। अब जैसे आईएससी को तो न्यू पहले और ओल्ड बाद में लिखना है। ओके, चलते हैं आगे। अगर उनका भी वापस उन्होंने ओल्ड न्यू कर दिया होगा तो अच्छी बात है, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी बुक्स में भी चेंजेस हुए हैं। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले मेरे पास क्या दिया बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख एंड, बट वो नहीं पढ़ना, सबसे पहले आपने ऊपर नजर मारनी है पेपर में। टीचर अगर हमारा फॉर्मेट है ओल्ड पहले और न्यू, वो जानबूझ के आपको न्यू पहले देगा और ओल्ड, तो आपने अपना फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है। एज ऑफ नाउ वी आर फॉलोइंग ओल्ड पहले और न्यू बाद में, तो हम सबसे पहले उसी को गोला मार लेंगे। डन। नाउ मैंने अब यहाँ पे लिख दिया जो भी मेरा फॉर्मेट था, वो मैं इतनी प्रेजेंटेशन कर नहीं पाता हूँ। सबसे पहला आइटम हमारे पास क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 31 मार्च 16, 31 मार्च 17। ओल्ड कितना था पुत्र, 5 लाख। न्यू कितना है, 8 लाख। उसके बाद एब्सोल्यूट, क्या बोला वोट का, नहीं बेटा, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जब मेरे पास पेपर में टाइम की कमी होती है, जो मैं फॉलो करना चाहूंगा, तो मैं सॉल्व भी इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार करना क्या है, न्यू माइनस अपॉन ओल्ड इनटू 100। तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब न्यू माइनस ओल्ड विच इज, और यहाँ पे आप लिखोगे परसेंटेज चेंज। सो 3 लाख अपॉन, बोलो यार, 5 लाख इंटू 100। प्लीज ये चीज सोनाक्षी, क्रेश, नव्या, शौर्य बत्रा, श्रेय भाटिया, एकम, येशा, सुकृति, यहाँ पे नहीं दिखानी है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, परसेंटेज। वो आप अलग से वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशन दिखाओगे, यहाँ पे गिची मिची मत करते रहना। तो जब 100 आ रहे होंगे तो उस चीज के टीचर इरिटेट होकर नंबर काट सकती है, तो वर्किंग नोट में आपको दिखाना है। और कोशिश करेंगे वहां वर्ड भी वर्किंग नोट मत लिखना, नोट्स टू अकाउंट। वर्किंग नोट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे वर्ड यूज होता है नोट्स टू अकाउंट, तो वो वर्ड डाल के आप लिखोगे। तो मैंने कुछ किया ही नहीं, फॉर्मेट आपने याद करना है, मैं तो बस करता जा रहा हूँ, न्यू माइनस ओल्ड विच इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज अपॉन ओल्ड इनटू 100। रोई ओ चाहिए मुझे, क्या इस क्वेश्चन में ओ है, नहीं है।
अब जैसे देखो इस पूरी बुक के अंदर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, जिसमें नीचे अलग से दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ₹50,000। मेरी बारी, मैं भी पेपर में सेम क्वेश्चन दे दूंगा, बट मैं थोड़ा सा ना गेम खेल लूंगा। कैसे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट कैरिंग इंटरेस्ट at 10% per annum। I can just share कि पेपर में टीचर क्या चेंज कर सकता है, और वो इन्वेस्ट यहाँ वैल्यू दे देगा 5 लाख। इन्वेस्टमेंट कैरिंग इंटरेस्ट एट 10% पर annum। ये इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट है? ओल्ड ईयर की या न्यू ईयर की, दोनों की सेम है, क्योंकि उसने तो ये बताया नहीं किसी स्पेसिफिक ईयर। तो फॉर मी इन्वेस्टमेंट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द ईयर। तो 5 लाख का 10%, तो 50 एब्सोल्यूट चेंज, एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज, और अगर उल्टा हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड डैश। अगर आपका न्यू माइनस ओल्ड आ रहा है और अपॉन ओल्ड में कुछ, तो मैथ्स न्यू माइनस ओल्ड अगर 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, बट एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, डैश मार देंगे, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। ओके, सो इन दिस केस इट विल बी 50,000 एंड 50,000। सो फार सो गुड। एक और वेरिएशन बनता है, वो मैं पेपर में दूंगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं भी तो देखूंगा आप कितना सीखते हो। सो यू हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स, कि मेरे को अगर उसने दिया है कि वो इंटरेस्ट दिया है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। और अगर उसने किसी स्पेसिफिक ईयर को मेंशन नहीं किया तो द इंटरेस्ट विल रिमेन सेम फॉर बोथ द ईयर। हिमाक्षी, ये बात क्लियर है? त्रिशा? यस सर। ओके, हमारे इस क्वेश्चन में अदर इनकम्स तो है ही नहीं, तो अब इसी को हमने यहाँ क्या लिख दिया, टोटल इनकम, विच इज कॉल्ड कट कॉपी पेस्ट। 5 लाख, 8 लाख, 3 लाख एंड 60, क्योंकि ऊपर परसेंटेज डाला हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे वापस परसेंटेज लगाने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक बार बुक में चेक कर लेना दिवेश, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कुछ कुछ लेवल्स पे डिफरेंट चलती हैं। यहाँ पे हमें परसेंटेज वर्ड लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर आपने लिख दिया परसेंटेज चीज। अब उसके बाद इसको हमने नंबर दे दिया 1, एक ही है ना हमारे पास, 1 था वहीं 1 आ गया बच्चों, इसलिए नंबरिंग किया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्सपेंस। आप घर पे क्वेश्चन करते वक्त एकम, निकुंज, सुप्रीत, प्रिया, जिला, सुयश, बख्शी, अपना फॉर्मेट बार बार बोलते रहो। सबसे पहले चाहिए सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, व्हिच इज कॉल्ड रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम को ही तो कंजम्पशन बोला था, सी इस क्वेश्चन में है, बट हमारे क्वेश्चन में भी है। 99% क्वेश्चन में है ही नहीं। सीधा स्टार्ट किससे हो रहा होगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जब पेपर में आ जाते तो हम भूल जाते हैं, इसको पहले लिखे हैं। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि मेरे को सीपीसी फॉलो करना है, विच इज पहले कंजम्पशन आएगा, देन परचेज, देन चेंज इन इन्वेंट्री। तो ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना, 60% ऑफ। मेरे जैसा बदतमीज टीचर, आई हैव टू बी टेल यू द सेम थिंग्स। रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने बार बार एक ही बात बोली थी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ। तो यहाँ पे भी सेम चीज एप्लीकेबल है, कॉस्ट है, एक्सपेंस है, कुछ भी है, दे दिया 10%, 20%, किसका? सो दे आर कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज। बाय डिफॉल्ट साइलेंट ऑलवेज मींस 60% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 5 लाख। 70% किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 8 लाख। तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड नहीं भी लिखा होता, आई वुड हैव कैलकुलेटेड इट ऑन आरएफ ओनली। सो 60% ऑफ 5 लाख विच इज 3 लाख, डायरेक्टली लिख दिया, आप रफ में कैलकुलेशन दिखा दोगे। देन 70% ऑफ 8 लाख विच इज 8 7 द 56, 5 लाख 60। दिखा दो, बेटर है। अब बाकी चीजें तो सेम रहेंगी ना, न्यू माइनस ओल्ड 260, तो 260 अपॉन इंटू, ये आ गया आपका 3 8 24, 3 6 18, 86.66%।
आप, हाँ प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज आप कहाँ दिखाएंगे गाइस? वर्किंग नोट में। यहाँ पे मत दिखाना, यहाँ पे मत दिखाना, यहाँ उसको नीट एंड क्लीन रहने देना। ये मेरा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देन कम्स, मुझे चाहिए उसके बाद पी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, चेंज इन इन्वेंट्री नहीं है, फिर आ गया था ईएफडी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नहीं है, अदर एक्सपेंस आ गया। कितना? 20,000 है। तो चेंज कितना आया? 4,000, न्यू माइनस ओल्ड। एंड उसके बाद क्या करना है? 4,000 अपॉन into which is 20. Now my expense side is over, which is 3,20,000, 5,84,000, 2,64,000, अब 2,60,000। अब देखो प्लीज, ये मैं मैथ्स की कुछ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे यहाँ पे फिर वापस माइनस करके निकालने बैठेंगे, मत निकालो। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों, इसको भी ऐड कर दो, बट परसेंटेज चेंज करते वक्त वो सब ऐड करने मत बैठ जाना। उसके लिए आपको क्या करना है? न्यू माइनस ओल्ड आ गया अपॉन ओल्ड इनटू 100 फॉरएवर। सो इट इज 2,64,000 अपॉन इनटू, और मेरे पास क्या है? हाँ समझ आ रहा है, which is 82.5%, just to save time. So this is my total of expense. Up 1 minus 2 is called profit before tax. And profit before tax कितना दिया हुआ है? 50% टैक्स लगाने को कह रहा है आपको, और उसने 50% का किसी के नीचे लिखा नहीं। अब एक बच्चा कहता है सर ये तो उसके नीचे आ रहा है। मैं कहा ये लाइन तो पूरी लंबी जा रही है ना। मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठाया, पेपर में आप करते हो गलती। सर वो 50 तो खाली उसके नीचे था, इसका मतलब करंट ईयर में टैक्स। इस इक्वेशन का मतलब, इस तरह से स्टेटमेंट का मतलब है, वेदर इट इज फर्स्ट ईयर और इट इज सेकेंड ईयर, माई टैक्स रेट इज ऑफ द रिस्पेक्टिव इनकम। तो कहना है से, सबसे पहले मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालता हूँ 1 माइनस 2 करके। 5 लाख माइनस 320 कितना आया? 8 लाख माइनस 584 कितना आया पुत्र? बोलो यार। और डिफरेंस कितना है? 3 लाख माइनस 264। देख लिया मैंने, वैसे ही निकाल लिया, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2। बट जब परसेंटेज निकालूंगा, मन्नत, हिमाक्षी, त्रिशा सेठ, एकम, येशा, श्रेय भाटिया, 36,000 अपॉन, यानी ये ओल्ड ये न्यू, हमेशा डिवाइड किससे होगा? ओल्ड से। उसके लिए शॉर्टकट मत मारना, दैट विल बी न्यू माइनस ओल्ड तक शॉर्टकट रिया चल गया। उसके बाद सुयश अपॉन ओल्ड इनटू 100, तो 36,000 अपॉन। अब मुझे इसमें से क्या माइनस करना है पुत्र? 50%, मतलब प्यार का वादा 90, 1,08,18। इधर देखो, अब एक नेक्स्ट शॉर्टकट, बट वो शॉर्टकट रिस्की है। इसका परसेंटेज 20 आया ना, तो इसका भी क्या आएगा पुत्र? क्योंकि आपने उसी अमाउंट को तो आधा किया है, बट परसेंटेज वाइज तो इट विल रिमेन। थैंक यू। तो इसको अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो कि आपने अगर ये गलत निकाला तो ये भी गलत हो गया। दैट इज द ओनली रिस्क कि आपने इस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया। नहीं नहीं बच्चों, उसमें आपने परसेंटेज में गलत किया, बाकी सब तो ठीक था ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, और नंबर उसके ज्यादा है। ओके, अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा बच्चों? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज कॉल्ड, मन्नत जौहर। हाँ, जिस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आल्सो कॉल्ड नेट इनकम। तो ये मेरे पास कितना आ गया अंशिता? 90, 1,08,000। सर ये तो घूम फिर के वहीं आ गया, तो परसेंटेज भी कैलकुलेट मत करो। तो ये शॉर्टकट की बात कर रहा था, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने बस ये सिखाया, बचपन में जब पापा आपको टॉय लेके नहीं देते तो आप क्या करते थे? रोते थे। रो मतलब रो। मैंने इसको सॉल्व किया है,
रो वाइज, मैंने कॉलम वाइज सॉल्व नहीं किया। उसका रीजन था, अगर मेरे पास पेपर में वो कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं पैसे की कमी, टाइम की कमी नहीं है, तो योर फर्स्ट टारगेट इज कॉलम वाइज वैल्यूज लिख ली, परसेंटेज, ताकि फ्लो में एक ही बार निकाल रहे हो, वो फ्लो बन जाता है। अदरवाइज आपको पता है आपके पास टाइम कम है, साला मैं जितने में ये लिखूंगा उससे ज्यादा नंबर मुझे तब मिल जाएंगे जब मैं साइमल्टेनियसली परसेंटेज कैलकुलेट कर दूंगा, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए मैं हमेशा इफ रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम आई विल सॉल्व इट रो वाइज। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का चैप्टर कह रहा हूं, कॉमन साइज का नहीं। एंड इफ आई डोंट हैव स्कार्सिटी ऑफ टाइम, सॉल्व इट नॉर्मली, पहले अपना फॉर्मेट बना लिया, परसेंटेज बाद में एक ही बार, मतलब एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, एक ही बार फटाफट फटाफट फ्लो में कर दिया, ताकि कैलकुलेशन साथ के साथ वैसे करते जा रहे हैं। अदरवाइज द वे यू आर कंफर्टेबल, दिस इज व्हाट आई हैव टू टीच यू रिगार्डिंग कंपैरेटिव इनकम। क्वेश्चन जितने मर्जी प्रैक्टिस कर लो। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं गंदा बना दूं, यहाँ पे कैसे गंदा बना दूं, क्या कहते हैं अपना अंशिता, यहाँ पे अदर एक्सपेंस की जगह मान लो वो लिख दें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, और लिख दें यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान आपका भला करे, चैरिटी। ये दो नाम लिख दिए पेपर में, अदर एक्सपेंस नहीं दिया, नाम लिख दिए। आपको पता है हमारा जो फॉर्मेट है उसमें या तो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसका एम्प्लॉय से कुछ भी लेना देना, या तो आता है फाइनेंस कॉस्ट, उसका भी इससे कुछ लेना देना, या आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, वर्ड इज यूज्ड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, मतलब फिक्स एसेट्स। टेंजिबल वालों को हम जब घिसते हैं तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है, इनटेंजिबल को जब घिसते हैं तो वो एमोर्टाइजेशन कहलाता है। सो फार सो गुड। तो उसके अलावा सब कहाँ चले गए, अदर एक्सपेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा नव्या, हिमाक्षी, इन दो आइटम्स को यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू 16, 17, क्या लिखोगे, लेट से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी उसकी अमाउंट है, देन एक मिनट पुत्र, चैरिटी उसकी जो अमाउंट है, इसका अब आप क्या कर दोगे टोटल, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो फेयर फॉर्मेट में डायरेक्टली क्या रिकॉर्ड करोगे, फाइनल फिगर। दिस इज कॉल्ड कि अगर आपको सब कंपोनेंट दिए तो उसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, नोट टू अकाउंट, और फिर उसको आपको अपने फेयर फॉर्मेट में दिखाना होगा। अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो आप, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग फिर से करोगे तो इसको भी कर ही लेना। वेरी फनी, क्या कुछ भी बोलते यार। ओके नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप बच्चों ऊपर की हेडिंग डालोगे, जल्दी बताओ। ओह लल्लू, लाइबिलिटीज, यहाँ पे तो लाइबिलिटीज आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी आता है, लाइबिलिटीज आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। 31st March 16, 31st March 17, absolute change and percentage change। उसके बाद सबसे पहले क्या लिखा जाता है बेटा, नहीं ROI तो बाद में आएगा बेटा, वो मिसेस बाद में आएगा। यहाँ पे पहले आप हेडिंग लिखोगे ना मेरे दोस्त, शेयर होल्डर फंड। और यहाँ पे एक कॉलम और बनाते हैं प्लीज, पिछले क्वेश्चन में मैं बनाना भूल गया, माफ कर दो बच्चा समझ के यार, NTA, क्योंकि मैं जरूरत नहीं पड़ी ना, मैं भूल गया, बट फॉर्मेट में बनाना है, फॉर्मेट में बनाना है। यू हैव टू मेक द कॉलम विच इज नोट्स टू अकाउंट्स। तो प्लीज मेरी गलती, माफ कर दो मुझे ना, नोट्स टू अकाउंट, ये कॉलम जरूर बनाना है। शेयर होल्डर फंड ए नंबर, श्रीमान श्रीमती मिसेस, मिसेस का एस क्या कहता है, शेयर कैपिटल। अब मेरी बारी। अब देखो मैं होता ज्यादा से ज्यादा आर्यमन चौहान, मैं क्या करता दोस्तों पेपर में, इक्विटी शेयर कैपिटल दे देता, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देता अलग अलग। तो आप इसके लिए क्या बनाते और नंबर डालते, नंबर 1, क्योंकि अगर एक से ज्यादा नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़े तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। NTA 1 रफ में जाते, ओल्ड न्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते और उसका क्या कर लेते, टोटल, और फिर डायरेक्टली टोटल करके, जैसे ये फिगर डायरेक्टली दे रखी है आप रिकॉर्ड कर देते। ओपनिंग कितना है, हाँ अगर पेपर में यार अगर इन लैक्स ऑफ रुपीज लिखा आता है तो आप भी प्लीज किस में लिखोगे, तो वहां लैक्स खुद से 0 लगाने मत बैठ जाना। राहुल कहता है मैं तो लगाऊंगा नहीं, मुझे पता ही नहीं कितनी होती है, मतलब हो जाती है गलती पेपर में कभी कभी, तो मत लगाना, वहां पे उसके भी नंबर कट जाएंगे। When they say we said figures in lakhs, तो your presentation of answer should also be figures in lakhs only.
तो ठीक है, मुझे भी यहाँ नहीं लिखना, बताओ 20, ऊपर लिख देंगे हम फिगर्स इन लैक्स। ओके, उल्टा देखना है राइट, उल्टा देखना है राइट, बोलते रहना है अपने आप को, ताकि एक दो बारी बोलोगे तो फिर आप गलती करोगे कि उस क्वेश्चन में फिर वो फ्लो बन जाता है कि आपको ओल्ड पहले और न्यू बाद में लिखने के लिए उल्टा देखना पड़े। तो चेंज कितना, 5 अपॉन कितना आ गया, बी पे क्या आता है, अगेन छोटी सी बात, वर्ड क्या है, रिजर्व है। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, प्लीज क्रिश ध्यान देना, क्रिश एंड सोनाक्षी, बाकी लोग वैसे तो वो भी मेरे गधे ही हैं बड़े सारे, बट आप लोगों को मैंने ये चीज नहीं बताई हुई, ध्यान रखनी होती है। रेशियो में भी कहता था, यहाँ भी कहूंगा, वर्ड रिजर्व लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखा। यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं रिजर्व भी दे दूं और प्रॉफिट एंड, तो क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तब जाके आएगा रिजर्व एंड। तो ये बात याद रखनी है, अगर वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है इसी क्वेश्चन में बच्चों, अगर यहाँ पे वर्ड रिजर्व एंड, तो पी एंड एल को देख के आप क्या बोलोगे, फिर हमें पी एंड एल को कहीं भी यूज और डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस को रिकॉर्ड कर देना है। बट अगर वर्ड रिजर्व लिखा है और सरप्लस के कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट अलग से दिए हैं, तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, हमारे पास आ गया रिजर्व। अब देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं सीधा सीधा फॉर्मेट में दे देते हैं, कुछ वैसे zigzag जूम करके देंगे, तो आपको फॉर्मेट याद तो करना ही पड़ेगा। तो सेकंड नंबर पे अब क्या आ गया, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड 36 40, तो बचा कितना, तो 4/, विच इज 1/10 1/9 था ना पुत्र, तो 1/9 इज 11.11। देन तीसरे नंबर पे जो होता है वो कभी आता ही नहीं, और उसके बाद वो जो होता है शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, मैंने तो किसी क्वेश्चन में नहीं देखा, लाइफ में नहीं देखा। अब सीधा मेरे को पता है, मेरे पास आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, बेबी डॉल में सोने की, बेबी डॉल में सोने की गाना, तो उसका एल डॉल बना दिया हमने। एल डॉल में मुझे सबसे पहले चाहिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ओ सीधा सीधा छाप दिया भाई, बढ़िया। नहीं तो क्या होगा, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बोरोइंग्स, एक और वर्ड आ जाता है जेम्स। अगर वर्ड बॉन्ड्स लिखा है तो आप बोल सकते हो लायबिलिटी, बट अगर वर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड इज नॉट ए लायबिलिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन एसेट। कंपनी गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू थोड़ी कर सकती है, खरीदेगी। तो जब भी वर्ड गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा आया है, रेशियो के वक्त भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूं, फॉर मी इट्स माय एसेट। इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन सी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सो इट विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी तो उसने सीधा सीधा दे दिया, 2 वेराइटीज कैन बी देयर, वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बता देगा, आप बोलोगे सर मैं नोट्स टू अकाउंट बना के ऐड कर लूंगी, वो जानबूझ के गवर्नमेंट बॉन्ड भी वर्ड लिख देगा। तो गवर्नमेंट बॉन्ड कभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का पार्ट, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मे बी नॉन करेंट, मे बी शॉर्ट टर्म, वो नेचर स्पेसिफाई करेगा, नहीं करेगा तो नॉन करेंट। चलते हैं आगे, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 9 एंड 12, सो हेडिंग डाल दी पहले नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर आपने ए वर्ड लिखा एल डॉल का एल, विच इज लॉन्ग टर्म 9 12 3, and 3/9 1/3, which is 33.33। बी लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो इसमें है नहीं। फिर आता है अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, वो इसमें है नहीं। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो भी है नहीं। तो क्या होगा, सुनना मेरी बात, मेरे हिसाब से तो प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, बट हो सकता है स्कूल टीचर आपको इसकी जगह क्या बोले, इसी की ब्रैकेट में वर्ड क्या लिख दो और इसी के सामने लिख दो, इसको अलग से सब हेड करके दिखाने की जरूरत हो सकता है। दोनों प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल होती है, रियल लाइफ में भी और सीबीएसई में भी। मैंने इस पे कभी कॉन्ट्रडिक्शन देखी नहीं, बट यस मेजॉरिटी मैंने आंसर देखे हैं, जब नॉन करेंट लायबिलिटी के 4 कंपोनेंट में से सिर्फ एक ही मेंशन्ड है, तो उसको वो ABCD करके नहीं लिखते, वो उसी की ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो आप इसको वहां पे डायरेक्टली भी रिकॉर्ड कर सकते हो।
ना उसके बाद अब मेरे पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटी, एस्टॉस का फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, है ही नहीं। उसके बाद अरे छोड़ो यार, तुम बड़े बेकार बच्चे हो, करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दिया हुआ है। अब उसके अगर वो इंडिविजुअल कंपोनेंट दे भी दे तो आपको उससे कुछ भी लेना देना है। रुक जाओ, उसका रीजन है, नहीं नोट्स टू अकाउंट में जाके रफ में आपको ये निकालना है। अगर मेरे जैसा टीचर अगर इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ट्रिकी बनाए, सुनना पुत्र, क्योंकि हमें आदत है इंडिविजुअल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, बट यहाँ उसके वो सब हेड्स हैं, कंपोनेंट नहीं है। मीनिंग देयर बाय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, करंट लायबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड पेबल। अगर मैं आपको करंट, सुन लो बेटा मेरी बात, अगर मैं आपको दे दूं करंट लायबिलिटी और उसके बाद दे दूं लॉन्ग टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की अमाउंट मैं आपको बताऊं करंट लायबिलिटी से कम, तो इसका मतलब उन दोनों का डिफरेंस क्या है, ईदर ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी। तो आप एजम्पशन लेके उसको ब्रेकअप करके दिखा के आओगे। मेरी बात समझ आ रही है बच्चा? मैं एक बार लिख के बताता हूँ, एक मिनट देना। आई एम सेइंग पेपर में आया 16 17, करंट लायबिलिटी 100 250, ठीक है। उसके बाद नीचे एक कंपोनेंट लिखा आ गया, जैसे समझो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 60 190। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 एंड 60। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ट्रेड पेबल या फिर अदर करंट लायबिलिटी या फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पेपर में कोई भी नाम देके कराना, बिकॉज इनडायरेक्टली आपके पास वो सब हेड्स आ गए, इनडायरेक्टली आपके पास वो सब हेड्स आ गए कि एटलीस्ट एक हेड तो और है ना, तो आप कोई भी एजम्पशन से नाम देके कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट सिनेरियो में, मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं है, ये मेरी सोच है, सोच तो गंदी होती है। यस, नोट्स आप ये कहाँ पे निकालोगे बच्चे, नोट्स टू अकाउंट में निकाल के बताओगे ना, दिस वाज अ फिगर व्हिच आई एम शोइंग एज पार्ट बी। क्लियर है ये मेरी बात? एकम, श्रेय भाटिया, क्रिश, आर्यमन चौहान, आर्यन गुप्ता, क्या कह रहे हो, पहले भी समझ नहीं आता था, अब भी नहीं आता? हाँ ओके, करंट लायबिलिटी अभी तो सीधा सीधा कितना बच्चों मेरे पास करंट लायबिलिटी, हरी अपना 15 एंड 12। बड़ी देर के बाद कुछ नेगेटिविटी आई है लाइफ में, so 3/15 into 100 20 कपड़े पहना के, परसेंटेज ही लगाना बस, ब्रैकेट, सो ब्रैकेट हियर डिनोट्स नेगेटिव। करंट लायबिलिटी हो गया। अब इसके बाद हमारा लायबिलिटी साइड ओवर, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल लायबिलिटी 36 × 9 45, 45 × 15 60, 65 65 65 × 24 89, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 89 29 एंड इसका आ जाएगा 29/60 into 100। और निकुंज को पता है मेरे पास क्या है, ब्रह्मास्त्र, $32.58 सम तो 32.58 up to 2 places of decimal, up to 2 places of decimal। इन गधों ने तो टोटल दिखाया नहीं, बट आपको दिखाना है भाई, इन्होंने आंसर में नहीं दिया बट यू हैव टू शो इट। ओके, अब मेरी एसेट साइड पे आ जाए। सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दिया एसेट, उसके अंदर आप फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, उसके अंदर क्या लिखोगे, फिक्स्ड एसेट, उसके अंदर क्या लिखोगे, टैंजिबल एसेट। बेटा 29/60 into 100, सॉरी मेरा दिमाग खराब है, ठीक कह रही है, 48.33। अरे नहीं, मैंने गलती से 89 से डिवाइड कर दिया, देखो यही गलती आप भी करते हो, मैंने भी की है। 48.33। नाउ टैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट के नाम पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, शौर्य बत्रा सर, टैंजिबल सर सीधा सीधा दिया, नहीं तो उसका भी क्या होगा, ब्रेकअप। एक कॉपी में नोट लिख लो 2-3 बच्चे, सर टेल द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक, यहीं से बताना शुरू करूंगा, पहले रेशियो में यूज किया था, वापस यहाँ यूज करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस ब्लॉक एंड नेट ब्लॉक, याद रखना, मुझे याद दिला देना। आज हम सिंपल वाला कर लेते हैं ताकि फेस पे डिंपल आ जाए घर जाने से पहले। सो ओपनिंग 40, क्लोजिंग 50, उसके बाद क्या करूंगा, एब्सोल्यूट चेंज विच इज 10, सो 10, ओ नालायक कैलकुलेटर यूज कर रहा है,
मुझे लगा फर्स्ट आने के लिए मेरे से आगे भाग रहा है 25%. ओके, देन कम्स इंटेंजिबल एसेट्स. विच वॉज टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12, मतलब 10 10 10. तो चेंज अरे बावली है कि यहाँ पे हेडिंग ये लगे यार, क्या बात कर रही है छोरी यार. नहीं, उसका वो सब पार्ट है. टेंजिबल में आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी. इंटेंजिबल में आएगा पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, गुडविल. तो हेड सब हेड हो गए ना यार. उसके सब कंपोनेंट है, तब उसके लिए आपको नोट्स अकाउंट बनाना है. बट इनको ऐड करके इकट्ठा नहीं दिखाना, उनका तो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो मैंने इसलिए फॉर्मेट लिख के बताया था आज. डन. अब आई रिपीट, इधर देख लो एक बार. अगर यहाँ पे होता मन्नत चावला 0, तो आप क्या कहती? न्यू माइनस ओल्ड -10. नहीं होता ना, न्यू माइनस ओल्ड -10. -10 अपॉन 10 इंटू विच इज 100. मैं वो तो पेपर में जो आ जाए पॉइंट जिसमें कवर नहीं हो रहा, उसको इनडायरेक्टली इसी के थ्रू कवर कर रहा हूं. आ जाता है यहाँ पे मेरा ये सिक्का, यहाँ पे 0 आ जाता. तो न्यू माइनस ओल्ड 10 अपॉन 0 सिंपल. मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ 100 मत लिखने बैठ जाना. और कुछ बच्चे यहाँ लिख के आते हैं 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज 0. इतना तो मुझे भी मैथ्स आता है यार, ऐसे मत करो. ठीक है, 4 और 8 ही नंबर आए थे बचपन में. वो सिर्फ तब जब एब्सोल्यूट चेंज 0 हो गया, बिकॉज 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या बचा? टेंजिबल आ गया, इंटेंजिबल आ गया. टिक्की था ना. सी वॉज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. आई वॉज इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. देन नॉन कर आ गया. ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में दिख रहा है, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट दिखता ही नहीं. तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट. नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना? 5. मुंडी डांस है, उल्टा चल रहा है. क्लोजिंग बैलेंस है 9. तो चेंज 4 अपॉन 5 इंटू 100 इज 80. देन कम्स व्हाट? करंट एसेट. करंट एसेट में क्या था? मैं भूल गया. करंट एसेट में क्या था यार? वो हेडिंग जो शॉर्टकट में सिखाई थी, क्या थी बता दो. CITCSO. फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट. नहीं है इस क्वेश्चन में. सर ये इन्वेस्टमेंट बेटा कहाँ लिखा करंट? तो तेरे को क्यों करंट लग रहा है? ओके. देन C के बाद था I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री 20 एंड 18. चलो फिर से लाइफ में कभी तो नेगेटिविटी आई. इन्वेंट्री के बाद क्या था? टिक्की का CTIC था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. नहीं सॉरी, यहाँ था CIT ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल है क्या इसमें? नहीं है. उसके बाद क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. चलो वो तो सीधा सीधा आ गया. आज का एक छोटा सा होमवर्क मैंने बोल दिया था ना, कुछ 2-3 होमवर्क बोले वो याद रखना. बोला था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के कंपोनेंट्स. ये भी आपने घर से मेरे लिए करके आने हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या आता है वो भी आपने मेरे लिए घर से ढूंढ के आना. किताब में रट के नहीं आना, ढूंढ के आना. बस ढूंढ के कॉपी पे लिख के आना. ओके, सो अब मेरे पास आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विच इज कितना आ गया क्रिश? 5 and 2. डिफरेंस इज 3. 3 अपॉन 5 इंटू 100 विच इज 60. नेगेटिव का. उसके बाद क्या बचा हमारे पास? CSO शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है नहीं. सर सब कुछ तो हो गया, आप जान लोगे क्या बच्चे की? अच्छा सॉरी, खत्म. अब 40 50 60. ये क्या हो गया यार आज मेरे साथ? कुछ तो गड़बड़ हो गई. 5 5 यस 80. तो फिर ये कितना आया? 9 डिवाइडेड बाय 60 आया मेरे पास. 9 आ रहा है ना बच्चों? 9 डिवाइडेड बाय 80. सॉरी, 9 डिवाइडेड बाय 80. देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, आई कांट हेल्प इट. हो जाती है, गलती होती है तो होती रहती है.
अब इसका टोटल कितना है मतलब 80, इसका टोटल 89 आ रहा है। ठीक है, ये वाला चेपी मार दो 11.25। सो ऑल अबाउट बैलेंस शीट जो मैंने आपके साथ बात की, विच इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है। फॉर्मेट आपको याद करना है, छोटी छोटी टिप्स मैंने आपको देने की कोशिश की to be aware of the mistakes which we should not do in the exam.